तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? नहीं, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो होगा फिजिकल वर्ल्ड कॉमा यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड कॉमा यूनिट्स कॉमा मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। समझ गए? ठीक है, इसमें और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें नीट हो या जेई हो, सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर ऐसा है कि एक बार समझ में आ गया, कैलकुलेटिव ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन से एक बार समझ में आ गया तो ये 100% सही क्वेश्चन होते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमारे, ये इस क्वेश्चन के मार्क्स तो हमारे कंफर्म है। समझ गए? तो इसमें देखो 3 टॉपिक्स हैं, जैसे नाम पढ़ो, 3 वर्ड है। एक क्या है? फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड में हम ये बात करेंगे, है ना, कि फिजिक्स में कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, बेसिक बातें क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसके बाद हम डायमेंशन सॉरी यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट में एक टॉपिक आएगा डायमेंशनल एनालिसिस। क्या आएगा? डायमेंशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अभी समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो थर्ड पोर्शन है, मतलब इस चैप्टर को हम 3 पोर्शन में क्लासिफाई कर सकते हैं, और इसका जो थर्ड चैप्टर है वो क्या है? मेजरमेंट। क्या है? और इसमें एक टॉपिक आएगा एरर एनालिसिस। क्या आएगा? जिससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। समझ गए ना? तो फिजिकल वर्ड, डायमेंशन और एरर एनालिसिस, ये 3 टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। ठीक, एकदम जीरो से समझेंगे, और अब आपको क्रिस्टल क्लियरिटी होगी कि फिजिक्स में जो पढ़ते आए हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना, कि यहां तक सारी चीजों का डेवलपमेंट कैसे हुआ। समझो, इस चैप्टर को हम वैसे ही समझेंगे थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूं, आपने सुना होगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटी आप पढ़े हो, नाम बताओ, जैसे फोर्स, एक्सिलरेशन, बोलते रहो जो नाम आए, मास, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, टेम्परेचर, इम्पल्स, मोमेंटम, ये सब क्या है? फिजिकल। तो अब हम बात ये करते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए ना? ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो अब ये बताओ व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, बोलते रहो, बोलते रहो। विच कैन बी, हाँ बिल्कुल सही, एनी क्वांटिटी विच कैन बी, पहले सुन लो फिर लिखवाएंगे इसको। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, बात सही है। चलो, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े, उसमें पहला लॉ क्या है? पहले लॉ का एक और नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। फिजिकल क्वांटिटी है, यस और नो? डज इनर्शिया इज फिजिकल क्वांटिटी? है? है? व्हाट इज इनर्शिया? अच्छा, इनर्शिया बताओ, पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी बताओ। टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। आपने कुछ और बोला, जब आपने बोली दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी। क्या है वो प्रॉपर्टी? क्या हम पढ़ेंगे अभी, बस एक लाइन बात कर लेते हैं, बहुत डिटेल में तब बात करेंगे। इनर्शिया प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी बॉडी अपने स्टेट के चेंज को अपोज करती है, ये इनर्शिया है ना, उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर पाएंगे? मेजर कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? उसको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अगर आपने ये बोल दिया कि सर एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इज कॉल्ड, देन व्हाट इज मेजरमेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, देन व्हाट इज मेजरमेंट? बताओ। न्यूमेरिकली कोई वैल्यू हो, और बताओ व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज नथिंग बट कंपैरिजन। मेजरमेंट इज नथिंग बट कंपैरिजन।
इसका सबसे बेसिक एग्जांपल, मैं एकदम बेसिक बेसिक एग्जांपल दूंगा ताकि उस कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर उसके एग्जांपल को कहीं पे भी अप्लाई करो। अगर किसी भी दुकान पे कोई सामान परचेज करने जाओ या सब्जी वाले की दुकान पे जाओ आलू लेने, डिजिटल वाला वो नहीं जिससे हम आलू मेजर कर रहे हैं, ठीक है, आलू तौल रहे हैं, तो वो कन्वेंशनल वाला याद है तराजू, उसमें हम आलू क्या करते हैं भाई, अगर 1 किलो आलू आपको चाहिए तो क्या करोगे बताओ, 1 किलो आलू इधर रखोगे और इधर 1 किलो का बांट रख देंगे। तो ये 1 किलो आलू उसने क्या किए, क्या किए, कंपेयर किए कि नहीं किए, ठीक है। कभी कपड़े की दुकान पे, ये रेडीमेड नहीं, जिसमें कपड़े सिलवाते हैं, थान की दुकान पे कपड़ा लेने गए हो, अगर मान लो हमें 4 मीटर कपड़ा लगेगा तो कपड़ा कैसे मेजर करता है वो, उसके आज एक रॉड होती इतनी बड़ी, 1 मीटर की करेगा, ऐसे ऐसे कपड़ा लगाएगा, 1 मीटर ऐसे 2 बार पकड़ेगा, 3 पकड़ा, 4 पकड़ा, काट दिया। तो उसने क्या किया, इस रॉड से कपड़े को क्या किया, कंपेयर किया, क्या किया, तो मेजरमेंट इज, है ना। तो एक वर्ड में बात करें, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, एंड व्हाट इज मेजरमेंट देन, कंपैरिजन, है ना। अब यहां पे कंपैरिजन हम किससे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन हम, भाई कपड़े का कंपैरिजन हम उस बांट से क्यों नहीं कर रहे हैं, या आलू का कंपैरिजन हम उस रॉड से क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये चीजें हमारे दिमाग में हैं, आपको अगर आलू कहा जाए तो आलू आप कहां से तौलोगे, कंपेयर कहां से करोगे, उस 1 kg के बांट से ही करोगे। कपड़ा मेजर करने को कहेंगे तो आप उस रॉड से ही करोगे, है ना। लेकिन ऐसा क्यों, उसका रीजन समझते हैं ना, है ना। तो इसके लिए फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे उसी फिजिकल क्वांटिटी की फिक्स्ड स्टैंडर्ड से, है ना। जैसे अगर हम बात कर लें लेंथ की, किसकी बात कर लें, तो लेंथ को हम कंपेयर करेंगे किससे, मीटर से। किससे कंपेयर कर रहे हैं, लेंथ को हम केजी से कंपेयर, तो 1 मीटर क्या है भाई, ये फिक्स कर रखा है हमने। 1 मीटर क्या है, ये याद नहीं करना, ये हमारे काम का नहीं, बस ये लॉजिक के लिए समझो, समझ में आएगा कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। 1 मीटर फिक्स है भाई, स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स है ना, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट सर्टेन टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हमने क्या बोल रखा है, हमने मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसको हमने क्या बोल रखा है, 1 मीटर, क्या बोल रखा है। तो 1 मीटर, अब ऐसा नहीं ना, अब ये इतनी बड़ी रॉड को ही 1 मीटर बोला, इसको क्यों नहीं 1 मीटर बोल रहे, इसको क्यों नहीं 1 मीटर बोल रहे, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि 1 मीटर हम इतनी ही लेंथ को बोल लेंगे। अब कंपेयर करना, इससे ही कंपेयर करते रहो, समझ गए ना। तो जैसे मास, है ना, मास को हम किससे कंपेयर करेंगे, केजी से ही कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे। तो अब 1 kg का बांट हम इसको ही क्यों मानेंगे, हम इसको क्यों नहीं 1 kg बोल दे रहे, है ना, क्यों, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर रखा है, क्या कर रखा है ना। साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक पर्टिकुलर एलॉय है, उसके पर्टिकुलर मास को ही हम कितना बोलेंगे, केजी, है ना। तो अब कहीं पर भी 1 kg बनेगा तो कितने का बनेगा, इतने ही मास का बनेगा, समझ गए ना। तो कंपेयर भी हम किससे कर रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड फिक्स यूनिट से। जैसे वॉल्यूम, किसकी बात करें अगर हम, वॉल्यूम, जैसे दूध लेने जाओ, पैकेट वाला नहीं, एकदम डेयरी पे, तो कैसे दूध मेजर करता है वो, उसके पास एक फ्लास्क होता है ना, 1 लीटर का और ½ लीटर का, अगर 2 लीटर दूध चाहिए फ्लास्क से ऐसे मेजर करके दे देगा। तो उसने किससे कंपेयर किया, उस 1 लीटर के, है ना। तो इसको हम किस में मेजर करेंगे, लीटर में, किसमें मेजर करेंगे, या किससे कंपेयर करेंगे, लीटर से। और 1 लीटर फिक्स है ना, वो नहीं है कि जो छोटा वाला उसको 1 लीटर बोल के आपको दे देगा। 1 लीटर का फ्लास्क बड़ा ही वाला है वो फिक्स है, ½ लीटर वाला फ्लास्क फिक्स है ना। तो कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट से। बोलो, ये कहानी समझ में आई। तो 2 टर्म समझ में आ गए, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड मींस, लिख लो इसको जल्दी से, इसको लिख लेते हैं हम। लिखो फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, ऑल क्वांटिटीज
all quantities that can be measured directly or indirectly. All quantities that can be measured directly or indirectly are called physical quantities. All quantities which can be measured directly or indirectly are called physical quantity. एग्जाम्पल लिख लो जितने आपको याद है. फोर्स, मास, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम. इंपल्स छोड़ के, इंपल्स नहीं लिखना, ठीक है ना. इंपल्स फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना. देन उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज मेजरमेंट, है ना. इस पे अंडरलाइन कर लेना, फिजिकल क्वांटिटी में मेजर्ड, है ना. फिजिकल क्वांटिटी को अगर वन वर्ड में आपसे कोई पूछे तो बताना फिजिकल क्वांटिटी मींस मेजरमेंट और विच कैन बी मेजर्ड. ठीक है. अब मेजरमेंट की बात करो, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो मेजरमेंट. ठीक है, लिखो. इट इज अ प्रोसेस, it is a process in which we compare, it is a process in which we compare amount of a physical quantity, it is a process in which we compare amount of a physical quantity with a standard amount of that quantity, with a standard amount of that quantity, with a standard amount of that quantity. इसमें अंडरलाइन करोगे आप कंपैरिजन को. किसमें अंडरलाइन करो? कंपैरिजन. तो मेजरमेंट मींस कंपैरिजन, है ना. देखो हम अपने सिलेबस में मेजरमेंट यहां पढ़ लेंगे, उसके बाद पूरे सिलेबस में मेजरमेंट की बात नहीं आएगी. एरर एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन है मेजरमेंट वाले वो हम इस चैप्टर में कर लेंगे पूरे फिजिक्स के, उसके बाद मेजरमेंट की बात नहीं आएगी. लेकिन बिना मेजरमेंट के कोई भी चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं. आप किसी की भी बात करो, है ना. जैसे आप तो डॉक्टर बनोगे नहीं बनोगे. अगर आपके पास कोई आता है या किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो इनिशियली जो है उनके जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं तो उसमें आपके लिए कुछ रीडिंग लिखते हैं, आपको हो चाहे ना हो, लेकिन वो चेक करते हैं सबसे पहले आपका बीपी. तो क्या करते हो बीपी को? मेजर ही तो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. उसके बाद आपका टेम्परेचर, क्या कर रहे हो उस टेम्परेचर को? मेजर ही तो कर रहे हो ना, है ना. तो मेजरमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे तो मेजरमेंट अलग से सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, समझ गए. जिसमें अलग अलग डिवाइसेस आपको पढ़ाई जाएंगी कि अलग अलग डिवाइसेस से कैसे हम मेजर करते हैं, है ना. जैसे स्टेथोस्कोप क्या होता है, उससे हम मेजर ही तो कर रहे हैं. क्या मेजर कर रहे हैं? हार्ट बीट. क्या मेजर कर रहे हैं? हार्ट का पैटर्न. कर रहे हैं मेजर कि नहीं कर रहे हैं? तो ये सारी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट चीज है. ये तो मैंने आपके एकदम फेमस एग्जांपल दिए. किसी की बात कर लो, फोर्स की अगर बात करूं तो यहां तो हम पढ़ लेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम इनटू ए. दिया होगा क्वेश्चन में 10 न्यूटन 20 न्यूटन, लेकिन 10 न्यूटन 20 न्यूटन आप पता कैसे किया? मेजर ही तो किया होगा. हम यहाँ प्रेशर पढ़ लेंगे P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए या P इज इक्वल्स टू रो जी एच, फ्लूइड में आपने पढ़ा होगा, है ना. यहाँ हम पढ़ लेंगे कि मान लो 1 atm का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या मान लो 10 पास्कल का प्रेशर है, तो 1 atm का प्रेशर पता कैसे किया जाता है? बैरोमीटर से मेजर ही तो किया जाता होगा. किया जाता है ना. टायर में, चाहे कार की हो चाहे बाइक की हो, उस टायर में आप जब हवा भरवाते हो तो उसमें क्या होता है? प्रेशर मेजर ही तो करते हैं. उनके पास मशीन रहती है 35 36, समझ गया ना. बिना मेजरमेंट के हमारा काम चलेगा नहीं. तो इसीलिए सबसे पहले मेजरमेंट पढ़ना जरूरी है, समझ गए. जैसे एग्जांपल लिख लो इसमें. एग्जांपल हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मिल्क, है ना. लेट्स से वॉल्यूम ऑफ मिल्क अगर हम लिख ले मान लो, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क ऐसे लिखेंगे 5 लीटर. यानी कि वॉल्यूम यहां क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हमने कंपेयर किससे किया? कि वॉल्यूम की स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने फिक्स कर रखी है क्या, तो किससे कंपेयर किया हमने? लीटर से.
समझ गए? तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लिख गया, ये लिख लो पहले। और ये फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत यूज होगा। लिख गया है ना? लिखो नोट करके। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, पहले सुन लो, Q इज इक्वल्स टू एन यू। सुन लो पहले क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एन यू। यहां पे जो Q होता है इसको हम बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको हमने बोल दिया अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहां जो n है इसको हम बोल देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोल देंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। और यहां पे जो ये u है इसको हम बोल देंगे यूनिट। इसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिट बोल देते हैं, है ना? जैसे सुन लो पहले, अगर मैं आपसे ये बोलूं, है ना, कि मास ऑफ पोटैटो, ठीक है, मास ऑफ पोटैटो मैंने बोल दिए 2 kg। कितना ले ले? 2 किलो ले लेते हैं, बहुत है ना? कितना ले लिया? 2 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 kg या 200 ग्राम, तो ये दोनों अलग हैं, सेम है? सेम है ना? तो इसका मतलब यहां पे अगर 2 किलो जो आलू रहेंगे, है ना, वो क्या रहेगा? वो तो सेम ही रहेंगे। अगर हम यूनिट चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज हो जाएगी? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी? है ना? तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट क्या होगा? उसको ऐसे याद रख लो सिंपल, कि 2 kg आलू बोल दो या 2000 ग्राम आलू बोल दो, आलू तो कितने रहेंगे? उतने ही रहेंगे। तो ये क्यों हो गया? ये क्या हो गया? क्यों हो गया? और यहां पे देखो n कितना हो गया? 2। और u कितना हो गया? kg। और यहां n की वैल्यू कितनी हो गई? 2000। और यूनिट क्या हो गई? ग्राम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, q इज इक्वल्स टू n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। q की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम। ये फॉर्मूला आगे हम यूनिट कन्वर्जन में यूज करेंगे। समझ गए? तो ये फॉर्मूला लिख लो अभी, उसको आगे लिखेंगे। ये फॉर्मूला लिख लो अभी, ये फॉर्मूला q इज इक्वल्स टू एन यू। समझ में आया फॉर्मूला? ये q इज इक्वल्स टू n इंटू यू। है ना? तो अब यहां पे देखो टर्म ये आया जो चैप्टर का नाम भी है, क्या आया? यूनिट आया। इसकी बात अभी हम कर चुके हैं, है ना? तो यूनिट को कैसे डिफाइन करोगे? यूनिट को कैसे डिफाइन करोगे? भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? स्टैंडर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी से। उसी को हमने क्या बोल रखा है? यूनिट। जिसके मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए, आपको इसको याद नहीं करना बिल्कुल। 2 एग्जांपल मैंने समझने के लिए दिए कि कोई पर्टिकुलर एलॉय है जिसके सर्टेन मास को हमने क्या बोल रखा है? 1 kg। तो अब मास को हम हमेशा उस 1 kg से कंपेयर करेंगे। तो केजी क्या हो गई? यूनिट। है ना? जैसे 1 मीटर हमने फिक्स कर रखा है ना, कि इतनी ही लेंथ को हम क्या मानेंगे? 1 मीटर। है ना? तो मीटर क्या हो गई? यूनिट। है ना? जो हमने मेजर कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेंथ से। और ये कैसे फिक्स की जा रही है? ये मैंने आपको बताया कि वैक्यूम में लाइट सर्टेन टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको हमने क्या कर दिया? 1 मीटर। और वो तो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। है ना? तो ऐसे ही हमने सब क्या कर रखे हैं? फिक्स कर रखे हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना? लिख लो, ये लिख लिया। तो नेक्स्ट लिख लो यूनिट। नेक्स्ट लिखो यूनिट। नेक्स्ट लिखो यूनिट।
इस चैप्टर से आपको ये समझ में आएगा। अभी जो पहला फिजिकल वर्ड वाला पोर्शन थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन, लेकिन इससे आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जो अभी तक पढ़ते आए हैं उनका मतलब क्या है, हम वो समझ रहे हैं। ठीक है ना, लिखो यूनिट्स का मतलब। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, all physical quantities are measured, all physical quantities are measured with respect to, with respect to a standard magnitude. All physical quantities are measured with respect to a standard magnitude, with respect to standard magnitude of same physical quantity, of same physical quantity, with respect to a standard magnitude of same physical quantity which has a constant magnitude, which has a constant magnitude. These are called units. छूट गया, which has a constant magnitude, क्या magnitude, which are called, अब पढ़ो डेफिनेशन, कि हर फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं उसी फिजिकल क्वांटिटी की एक फिक्स्ड, है ना, जैसे लेंथ को हम कंपेयर कर रहे हैं लेंथ की एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। जैसे इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 1 मीटर से, और 1 मीटर की वैल्यू हमने क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है हमने, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने फिक्स कर रखी है ना। जैसे मास, है ना, जैसे मास, मास की हम कंपेयर कर रहे हैं 1 kg से, और 1 kg को हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है ना। जैसे बात करें टेम्परेचर की, है ना, जैसे अभी हमने बोला ना बाहर कितना टेम्परेचर है, 42 डिग्री, कितना टेम्परेचर है, तो ये 42 डिग्री क्या है, जब हम टेम्परेचर में पढ़ेंगे, ठीक है, जब टेम्परेचर अभी मैंने सिलेबस लिखा थर्मोडायनेमिक्स में, जब जाएंगे तब वहां देखेंगे जब से इंसान धरती पे है तो ठंडे और गर्म की समझ तो उसके पास होगी, क्योंकि ये समझ हमें किसने दे दी है, नेचर ने ही दे दी, है ना, कि सुबेरे मौसम थोड़ा ठंडा रह रहा है ना, दिन में मौसम थोड़ा गर्म हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग से ठंडे और गर्म की समझ तो है ही, फिर बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कहानी, वहां पे बहुत डिटेल में समझेंगे कि इस ठंडे गर्म की समझ को फिर धीरे धीरे हमने नाम क्या दे दिया, टेम्परेचर। क्या नाम दे दिया, तो टेम्परेचर की डेफिनेशन ही यही है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये हमें नेचर ने सिखा रखा था। लेकिन अब कितना ठंडा और कितना गर्म, ये कैसे बात करें, ठीक, तो ये सोचो हजारों सालों की जर्नी है, ठीक है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है ये हम वहां पढ़ेंगे, यहाँ बस मैं कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में कैसे मेजर करते हैं इसलिए। टेम्परेचर को मेजर अभी भी, टेम्परेचर को मेजर हम करते हैं कि हमने ऑब्जर्वेशन किया कि कोई भी क्वांटिटीज टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रही हैं, ये हमने ऑब्जर्व किया कि अगर इतना टेम्परेचर हो तो ये क्वांटिटी में इतना चेंज आ जा रहा है, ठीक, अगर ये इतना गर्म होगी तो ये क्वांटिटी में इतना चेंज आ रहा है, और फिर उसको लेके हमने एक स्केल बनाया, समझ गए, और फिर उस स्केल से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आज भी यूज होता है थर्मोमीटर, ये वाला कौन सा थर्मोमीटर होता है, मरकरी थर्मोमीटर होता है कि नहीं होता है, उसमें क्या यूज होती है, तो मरकरी टेम्परेचर के साथ कितना चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना रखा है, और एक स्केल बना रखा है, उस स्केल से हम क्या मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर। क्या मेजर कर रहे हैं, है ना, तो टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेजर करते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो 101 डिग्री, नहीं सॉरी, हाँ 101 बुखार है, वो 101 बुखार क्या होता है, क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है, क्या होता है, तो ये अलग अलग यूज हो रहे हैं, अलग अलग स्केल में यूज हो रहे हैं, समझ गए ना। कोई भी चीज हम ऐसे मेजर करते हैं जिसको हमने क्या कर रखा है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट को फिक्स कर रखा है, समझ गए, उसको हमने क्या बोला, यूनिट, क्या बोल दिया, मीटर, किलोग्राम।
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक, अब सुनो, अब पहले सुन लो फिर लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अब हम ये समझ गए अभी तक कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, है ना, एंड व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट इज यूनिट, ये तीन चीजें हम समझ गए। ठीक, हमने सारी चीजें फिक्स कर दी। अब जब सारी चीजें फिक्स कर दी तो बात ये आती है कि हम इतनी ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक, जैसे मान लो ये बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्डिंग किससे मिलकर बनी है, कुछ बेसिक चीजों से मिलकर बनी होगी। उन बेसिक चीजों में क्या क्या आएगा, हाँ ईंट आएंगी, सीमेंट आएगा, है ना, और सरिया आएंगे, है ना, तो इनसे मिलकर क्या बनेगी, तो ये इस बिल्डिंग के क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कि नहीं है। वैसे ही किसी भी क्वांटिटी की बनाने के लिए या उसको बनाने से पहले कुछ हमने बेस क्वांटिटीज डिफाइन करी। क्या डिफाइन करी, बेस क्वांटिटीज डिफाइन करी, ठीक है ना। जैसे 7 बेस क्वांटिटीज हमने डिफाइन कर रखी हैं, इनको हम बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं, है ना। अभी लिखना नहीं है, मैं सुनते रहो। हमने 7 बेस क्वांटिटी डिफाइन कर रखी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट, इंटेंसिटी, ठीक है ना। अब जैसे देखो, बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी और पे डिपेंड, है ना, इनसे मिलकर बाकी की सारी क्वांटिटी बनी है। अभी इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फिजिक्स में आप जितनी भी क्वांटिटी पढ़ के आए हो या आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक क्वांटिटी यंग्स मॉडुलस आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम पढ़ेंगे। ठीक, विस्कोसिटी आपने सुना होगा, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे। तो बहुत सी क्वांटिटी जो आगे पढ़ने वाले हैं, जो क्वांटिटी आप पढ़ के आए हो, वो सारे इन्हीं सातों के क्या है, कॉम्बिनेशन है ना। जैसे स्पीड की बात कर ले, स्पीड किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा, लेंथ और टाइम का। एक्सीलरेशन किसका कॉम्बिनेशन है, वो भी लेंथ और टाइम का है, बस उसमें टाइम 2 बार आ जा रहा है, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। फोर्स किसका किसका है, मास, लेंथ और, है ना, अभी बात करें, है ना। तो जितनी भी क्वांटिटी है सब इन सातों क्वांटिटी से मिलकर ही बनी है ना। अब ये हमने बेस कैसे डिसाइड की, जैसे देखना, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जैसे करंट है, करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, हाँ हाँ, है ना, Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी मैटर। और जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या बनता है, तो पहले चार्ज फ्लो हुआ तब हमारे पास क्या आई, लेकिन हमने फंडामेंटल किसको रखा है, ना कि चार्ज को। ये सबसे पहला कंफ्यूजन, क्योंकि हमें लगता है कि फंडामेंटल में डेफिनेशन से रखा, डेफिनेशन से नहीं रखा है, समझ गए ना। पहले चार्ज फ्लो हो रहा है तब करंट आ रही, लेकिन हमने चार्ज को फंडामेंटल नहीं रखा, हमने फंडामेंटल किसको रखा है ना। तो फंडामेंटल हमने ये 7 डिसाइड कर दी, हमने मतलब सबने मिलकर, साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन कर दी। ठीक, अब फिर बात आती थी इसके यूनिट की, किसकी, इसके यूनिट की बात आती है, ठीक है। तो अब जैसे एक सिंपल सी बात बताओ, कोई भी सिस्टम डेवलप कैसे होता है ना। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें, जैसे आपने पढ़ रखा होगा हिस्ट्री में कि पहले बार्टर सिस्टम यूज होता था, सुना है, पढ़ा है? बार्टर सिस्टम क्या होता था, सामान के बदले सामान, मुझे 2 किलो आटा चाहिए, आपको 1 किलो चावल चाहिए, हमने एक्सचेंज कर लिया। लेकिन इस एक्सचेंज में समस्याएं हैं, है ना, कि मुझे 2 किलो आटा चाहिए, आपको 5 किलो चावल चाहिए, अब मेरे पास है नहीं, एक समस्या। मुझे आटा चाहिए, ठीक है, और आपको चावल चाहिए, पता चले आपके पास चावल ही नहीं है या मेरे पास आटा ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, है ना। तो फिर वहां से, बहुत शॉर्ट में बता दूं, फिर वहां से हम कहाँ आए, करेंसी सिस्टम में। अब बहुत लंबा डेवलपमेंट है, हम सीधे आज की बात कर लेते हैं। अब करेंसी सिस्टम में क्या होता है, आपको कुछ भी चाहिए हो, आपके पास बस एक नोट हो, है ना, आपके पास बस एक नोट हो। ये नोट क्या है भाई, ये तो कागज का टुकड़ा है ना,
फिर भी इस नोट के बदले आपको कोई चावल और आटा क्यों दे देता है? क्यों दे देता है? क्योंकि यहाँ पे इस पे कुछ लिखा रहता है, अगर कभी पढ़ा हो। पढ़ा है? क्या लिखा रहता है? मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वादा करता हूं, और नीचे ऐसे साइन होगा, शक्तिकांत दास या किसी के भी होंगे जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। तो ये इसकी क्या हो गई वैल्यू, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी वैल्यू डिसाइड कर दी कि हाँ भाई, ये मेरी अथॉरिटी है, अब इससे आप कुछ भी एक्सचेंज कर लो। ऐसे ही तो डेवलप हुआ। अब इसको अगर आप यूएसए में ले जाओ तो यूएसए में चलेगा? ये यूएसए में चलेगा? वहां ये गारंटी नहीं दे रहे। ये गारंटी केवल कहां मिल रही है? इंडिया में मिल रही है। कहां मिल रही है ना? तो किसी भी सिस्टम का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। ऐसे ही साइंटिफिक कम्युनिटी में आ जाओ भाई, ये क्वांटिटीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा? जब हम स्टार्टिंग से, हम मतलब इंसान, तो स्टार्टिंग से जब हम थोड़ा सा अपना सिविलाइज्ड होना चालू किए होंगे, है ना, थोड़ी समझ आना चालू की होगी जंगलों से पहले, हम पहले हमारा जीवन कैसे हुआ करता था? खाना बदोश घुमक्कड़, है ना, कि आज यहाँ कल वहां परसों वहां, है ना? क्यों? क्योंकि इनिशियल जो लाइफ थी वो किस पे डिपेंड थी? वो शिकार पे डिपेंड थी। एग्रीकल्चर से पहले फिर किसका डेवलपमेंट हुआ? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तब हम एक जगह रहना सीख गए, कि भाई इस लैंड पे अगर हमने कुछ बो दिया तो कम से कम 2-3 साल हमें वहां रहना पड़ेगा पड़ेगा तो ऐसे ही तो डेवलपमेंट हो रहे थे। तो इन डेवलपमेंटों में जरूरत पड़ रही होगी। जैसे अगर मान लो सबसे पहली बार किसी इंसान ने छत बनाई होगी, है ना, कि अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो हम पेड़ पे नहीं रुक रहे, कि बहुत तेज बारिश में पेड़ पे भी रुकने पे भीग जाते हैं, पेड़ के नीचे भी भीग जाते हैं। और गुफा में शेर बैठा हुआ है, कंडीशन ऐसे मान लेते हैं, गुफा में हम जा नहीं सकते, तो हमें खुद की छत बनानी है। तो कैसे बनाई होगी छत? कॉमन सेंस कहानी है। कैसे बनाई होगी छत? लकड़ी काटी होंगी उनने। अब जब लकड़ी काटी होंगी तो उसको फिर मेजर कैसे किया होगा? तो उस समय तो कुछ स्केल स्केल रहा नहीं होगा। कॉमन सेंस है कि अगर मेरी इतनी लंबाई है तो इतनी लंबी छत मेरे लिए काफी है। ऐसे लकड़ी रखी, ऐसे काट दी और बांध दिया, बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है ना? तो ऐसे ही डेवलपमेंट होते रहे होंगे। फिर उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया होगा कि हमारे यहाँ जो है, हमारे मतलब हमारे कबीले में देखा कि ये मैक्सिमम हाइट है और ये मिनिमम हाइट है। ऐसे रैंडम कहानी है कि ये मैक्सिमम हाइट और ये क्या है? मिनिमम हाइट है। इससे नीचे और इससे ज्यादा कोई हाइट है ही नहीं। तो उन्होंने एक लकड़ा काट दिया कि कोई भी छत बनाओ, इतने की बना लो, बात खत्म। अब वो लकड़ा क्या हो गया होगा? स्टैंडर्डाइज हो गया होगा, कि उस कबीले में अब छत बनाने के लिए हम इस लकड़ी से ही मेजर कर रहे हैं। तो ऐसे ही डेवलपमेंट हुए होंगे। तो अब ऐसे ही डेवलपमेंट होते होते अब हर जगह सब लोग अपनी अलग अलग यूनिटें बनाने लगे थे। सब लोग अपनी अलग अलग यूनिटें बनाने लगे थे। जैसे कहीं पर कोई लेंथ को मीटर में मेजर कर रहा था, कहीं पे किसी ने सेंटीमीटर विकसित कर लिया, और कहीं पे किसी ने फुट यूज करना चालू कर दिया, है ना? ऐसे ही मास की बात कर लेते हैं। तो कहीं पे कोई मास को केजी में मेजर कर रहा था, कहीं पे कोई मास को ग्राम में मेजर कर रहा था, और कहीं पे कोई मास को पाउंड में मेजर कर रहा था। समझ गए ना? और टाइम की बात करें, टाइम सब लोग किस में मेजर कर रहे थे? सेकंड में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, सबसे इंटरेस्टिंग एक क्वांटिटी अगर है फिजिक्स में या किसी भी साइंटिफिक कम्युनिटी में, तो वो टाइम है। क्या है ना? इस पे कभी बात करेंगे फुर्सत में, ठीक? टाइम की समझ देखो सबको हर कल्चर में थी, क्योंकि टाइम हम कहां से देख रहे थे? टाइम हम देख रहे हैं स्टार्स के मूवमेंट से, सन के मूवमेंट से, मून के मूवमेंट से, है ना? और वो सबके लिए क्या है? सेम। वो तो पूरी दुनिया में सबके लिए क्या है? तो टाइम की समझ आपको किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी कल्चर में पढ़ोगे तो लगभग सेम मिलेगी। टाइम की समझ सबको थी। इसीलिए देखो, टाइम सब किसमें मेजर कर रहे हैं? सेकंड में ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे ये वाला सिस्टम, अब कौन कहां मेजर कर रहा था ये हमें नहीं याद रखना है, हमें तो बस कॉन्सेप्ट याद रखना। अभी बस कहानी फॉर्म में इसलिए बता रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको। जैसे ये वाला सिस्टम जो है, ब्रिटेन साइड ज्यादा यूज हो रहा था। इसका एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हो। अगर कभी केक की दुकान पे जाओ, अगर कोई अच्छी बेकरी है, तो अभी भी केक को केजी में नहीं पूछते हैं, पौंड में पूछते हैं। सुना कभी ने? कभी सुना किसी ने? है ना? कितने पौंड का केक चाहिए? क्यों? क्योंकि केक उनके कल्चर से आया है, और उनके यहाँ मास किस में मेजर कर रहे हैं हम, इसलिए अभी भी देखो चल रहा है।
दिख जाता है ना कहीं। तो ये कहां पे यूज हो रहा था? ब्रिटेन के आसपास। समझ गए? तो ऐसे हर जगह अलग अलग सिस्टम डेवलप हो गए। हम अपना काम चला रहे थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर जब हम एक दूसरे से मिल रहे थे, है ना, सिविलाइजेशंस टकरा रही थी, ट्रेड हो रहे थे, है ना, डेवलपमेंट ऐसे चल रहे थे। अब जब आपस में जब हम एक्सचेंज करेंगे नॉलेज का, बातों का, थोड़ी समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? जैसे जैसे अभी हम बात करें, जैसे लैंड की अगर हम बात करें, है ना, तो लैंड हम अलग अलग यूनिट में मेजर करते हैं। कहीं कहीं पे बोला जाएगा कि मेरे पास इतने गज जमीन है, ये तो नॉर्मल एग्जांपल आपने सुना होगा। कहीं कहीं बोला जाएगा मेरे पास इतनी एकड़ जमीन है, कोई कहेगा मेरे पास इतनी बीघा जमीन है, कोई कहेगा मेरे पास इतनी स्क्वायर फीट जमीन है कि नहीं है? आप बात करो कि मेरे पास 10 बीघा जमीन है, मैंने कहा मेरे पास 50 एकड़ जमीन है। अब समस्या आ गई नहीं आ गई? कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि मेरे पास बीघा सेट नहीं है दिमाग में, मेरे पास हो सकता है एकड़ सेट हो, आपके पास क्या सेट है? बीघा सेट है। तो ये एम्बिग्यूटी आ गई। क्या आ गई? कंफ्यूजन आ गया, है ना। फिर सब बैठे, फिर एक मीटिंग हुई, सब बैठे मतलब सारी साइंटिफिक कम्युनिटियां बैठी, है ना। कहानी है ये, कहानी के तौर पर पढ़ना ताकि याद रहे। ठीक है, ऐसा हो रहा था नहीं, मुझे नहीं पता। फिर सब बैठे, सबने फिर मीटिंग पे डिसाइड किया कि यार इस कंफ्यूजन को हम दूर करना पड़ेगा, है ना, वरना तो फिर समस्या होगी। होगी कि नहीं होगी? जैसे कोई होता क्या है ना, जब कभी भी दो कल्चर या सिविलाइजेशन मिलते हैं, जैसे अभी हमने दिखाया ना, साउंड, जब दो साउंड मिले तो जो नया बना वो कुछ नई चीज थी, है ना। ठीक, तो जब सब मिलकर बैठे तो सबने ये डिसाइड किया कि हम कुछ क्वांटिटीज को उठा लेते हैं और उनको नया सिस्टम बोला। जैसे ये वाला सिस्टम है ना, इसको हमने एमकेएस सिस्टम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? और इसको जैसे हम बोल रहे थे सीजीएस सिस्टम। क्या बोल रहे थे? इसको हम बोल रहे थे एफपीएस सिस्टम। सुना होगा आपने, है ना। तो ये अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट हर जगह यूज हो रहे थे। फिर सब लोग बैठे और सबने फिर एक कॉमन सिस्टम डिसाइड किया, जिसका नाम क्या रखा? एसआई सिस्टम। क्या रखा? क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक, यानी कि अब जो हम ये डिसाइड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे यही सिस्टम अब फॉलो होगा। समझ गए? ये सिस्टम फॉलो होगा तो कोई भी कंफ्यूजन की बात, इसीलिए को अब पूरी दुनिया में कोई भी बुक छपे अगर, या कोई भी रिसर्च होगी, तो उसमें जब यूनिट्स लिखी जाएंगी तो कौन सी लिखी जाएंगी? एसआई। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, है ना, ताकि हम डेवलपमेंट आसानी से कर पाए, कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो एसआई सिस्टम बनाते समय अब हमने तय किया कि जब एसआई सिस्टम बना रहे हैं तो इसमें किस किस को रखें, इसमें किस किस को रखें। तो भाई पीछे जो है ना, ये कहानी हो चुकी थी, इस मीटिंग से पहले ये वाली कहानी डेवलप हो चुकी थी। तो जो हो चुकी थी उन लोगों को कहा शांति से उठा लेते हैं, ज्यादा मगजमारी नहीं, इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को रख लेते हैं। कहा ठीक है भाई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रख ली। 2 बेचारी रह रही थी जो यहां फिट नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं फिट हो पा रही थी उसकी बात अभी हम करेंगे। तो कहा कि इन दोनों को हम एक नई कैटेगरी में डाल देते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोला इनको? एंगल और सॉलिड एंगल, इसकी बात अभी करेंगे क्या होता है। तो एसआई सिस्टम में हमने 7 क्या उठा ली? फंडामेंटल। और 2 क्या उठा ली? सप्लीमेंट्री। अब इनकी यूनिट डिसाइड करने की बारी आई। ये कहां गए? हाँ, अब इनकी यूनिट डिसाइड करने की बारी आई। तो जब यूनिट डिसाइड करने की बारी आई तो अब इनकी एसआई यूनिट कैसे डिसाइड करें? क्योंकि मास कहीं केजी में, कहीं ग्राम में, कहीं पौंड में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमने इसकी एसआई डिसाइड कर ली किलोग्राम। क्या डिसाइड कर ली? अच्छा, लेंथ कहीं मीटर, सेंटीमीटर, फुट, तो हमने इसकी क्या डिसाइड कर ली? मीटर, है ना। जैसे टाइम, सेकंड, मिनट, आवर, बहुत समय में हो रहा है तो हमने टाइम के लिए क्या डिसाइड कर ली? सेकंड डिसाइड कर ली, है ना। जैसे टेम्परेचर अभी बात की हमने, बाहर 42 डिग्री सेल्सियस, डॉक्टर पास 101 फॉरेनहाइट। ठीक है, लेकिन हमने इन दोनों में से डिसाइड नहीं की। हमने टेम्परेचर की डिसाइड की केल्विन। क्या डिसाइड की? है ना। जैसे करंट, करंट की हमने क्या डिसाइड की? एम्पियर। क्या डिसाइड की? और एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। एम्पियर किसका नाम है? उसको हमने फंडामेंटल यूनिट डिसाइड कर लिया। ये इंटरेस्टिंग है ना।
जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी हमने क्या डिसाइड की, तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, क्या डिसाइड की, मोल। और इंटेंसिटी की हमने क्या डिसाइड की, कैंडेला, क्या डिसाइड की, कैंडेला। ठीक, अब इनको डिसाइड करने में भी लॉजिक है, ऐसे नहीं कि मीटिंग चल रही थी वोट पड़ गया, कि केल्विन के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ गए, सेल्सियस वाले बेचारे हार गए, ऐसा नहीं है। लॉजिक है कि यूनिट ऐसी होनी चाहिए, जैसे एक लॉजिक सिंपल सा है कि यूज करते समय वो बहुत बल्कि ना हो, बहुत छोटी ना हो। जैसे ये लिखा हुआ है, अब आलू वाले के पास जाओ, उसको बोल दो 5,000 ग्राम आलू चाहिए, तो सुनने में क्या लगता है, बहुत ज्यादा है, 5,000 चाहिए, है क्या ये। अब अभी तो सेंस हमारे दिमाग में क्या है कि चीजें फिट हैं, इसलिए आपको अजीब नहीं लग रहा है, लेकिन उसका लॉजिक है ये, है ना। तो ये हमने ग्राम क्यों नहीं रखी यूनिट मास की, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है ना। तो देखो यूज करने में क्या हो रहा है, 5,000 ग्राम, है ना। तो इसलिए हमने क्या रख लिया, केजी रख लिया, है ना। जैसे सेकंड, आर और मिनट, है ना, आर क्या हो गई, बहुत बड़ी यूनिट हो गई, है ना। और हमने काम, जैसे बहुत सारी चीजें हम सेकंडों में मेजर करते हैं, हाँ ठीक है, उसको आर में कन्वर्ट कर लेंगे, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम कर लेंगे। तो टाइम की यूनिट हमने क्या डिसाइड कर ली, सेकंड डिसाइड कर ली। जैसे आपने सुना होगा, किसने किसने ये वाली क्लासेस की थी मेरी, जो ये एंट्रेंस वाली हो रही थी ऑनलाइन, की थी। उसमें हमने चैप्टर पढ़ा था सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्या पढ़ा था, है ना। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हमने एनर्जी की यूनिट पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जल्दी बताओ, जूल होती है। एनर्जी की यूनिट इन जनरल क्या होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, पढ़ी है, पढ़ी है, एंट्रेंस में नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, और एनर्जी की यूनिट किलोवाट आर भी होती है। ये एंट्रेंस का अगर करा होगा तो उसमें पढ़ा हुआ आता है क्वेश्चन। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, ये बहुत स्मॉल है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल, 10 टू द पावर ऑफ -19, इतनी छोटी यूनिट है। तो जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे तो कौन सी यूनिट यूज कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, 1 किलोवाट आर, ठीक है, ये 10 टू द पावर कुछ जूल होती है ना। तो जब हमें लार्ज यूनिट पे बात करनी होती है, जब एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी की बात करेंगे, तब क्या यूज करेंगे, समझ गए ना। जैसे ये वाली यूनिट जानते हो कहां यूज होती है, आपके घरों में जो मीटर लगे हुए हैं, जब उसका बिल आता है तो ऐसे करते हैं ना कि इस महीने, अब जैसे गर्मी बढ़ गई तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, हमने 200 यूनिट कंज्यूम कर ली, कितनी कंज्यूम कर ली, तो ये यूनिट क्या होता है, यही किलोवाट आवर है, समझ गए ना। तो यूनिट बड़ी भी है और छोटी भी, तो ऐसे हमने क्या डिसाइड कर ली, यूनिट डिसाइड कर ली, समझ गए ना। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी एसआई यूनिट, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, बाकी जो फंडामेंटल से मिलकर बनी होंगी उनको हमने बोल दिया डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोल दिया, समझ गए ये कहानी। अब इसको लिख लेते हैं जल्दी से, देखो, अब इसको जल्दी से लिख लिया जाए। जहां पर जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, पूरी फिजिक्स में किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये समझो कि हजारों सालों का ऑब्जर्वेशन, हजारों सालों का डेवलपमेंट है, जो हम आधे एक घंटे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिए, एक वाटर सिस्टम का एग्जांपल दिया, है ना, एक इसका एग्जांपल दिया, अपनी क्वांटिटीज का। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं, जैसे कोई भी सोशल सिस्टम भी ऐसे ही डेवलप होता है। जैसे इन जनरल अगर किसी को हमें रिस्पेक्ट दिखानी है, तो हम रिस्पेक्ट कैसे शो करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। कैसे शो करते हैं, हम नमस्ते कर लेते हैं, हम आदाब कर लेते हैं, हम पैर छू लेते हैं, हाय कर लेंगे, ये सब क्या है, रिस्पेक्ट या मिलने के तरीके हैं, है कि नहीं है। अगर कोई मिलने आपको तो अच्छू, इसका मतलब क्या हुआ, फिर बेइज्जती कर दी कि नहीं कर दी, ठीक है। लेकिन एक ट्राइब है, शायद अफ्रीकन ट्राइब है, जहां तक मुझे याद आ रहा, मसानी ट्राइब करके, ठीक है। उनके यहाँ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो तू करते, उनके यहाँ जब एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या करेंगे, उनके यहाँ ये चीज क्या है, ये रिस्पेक्ट शो करना है।
और हमारे यहाँ ये चीज क्या है, डिसरिस्पेक्ट है। तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है किसी भी चीज का, वो तो डिपेंड करेगा ना कि उसको कितनी एक्सेप्टेंस मिल गई। ठीक है ना, तो किसी भी सिस्टम का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, जैसे अभी हमने कहानी छोड़ी पढ़ी। बाकी अब जब चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे टेम्परेचर कहानी डिटेल में पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में। लिख लो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लिखो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन नेचर आर डिवाइडेड, all physical quantities in nature are divided in two categories. All physical quantities in nature are divided in two categories. The first one, fundamental quantity. First one is fundamental quantity. लिख लो क्या होती है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, या बेस क्वांटिटीज भी इनको बोलते हैं, दोनों नाम चलते हैं, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। दूसरी डिराइव्ड हो गई भी लिखेंगे, तो ये क्या होती है लिख लो, these are physical quantities, these are physical quantities, these are physical quantities which are independent of each other. These are physical quantities which are independent of each other. These are physical quantities which are independent of each other and cannot be and cannot be and cannot be further resolved and cannot be further resolved into other quantities, into other quantities, and cannot be फर्दर रिजॉल्व इनटू अदर क्वांटिटीज। यही हमने बात की थी, ये बेसिक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, और इनसे मिलकर बाकी बनी होंगी, ये किसी से मिलकर बनी नहीं है। नेक्स्ट लाइन लिखो, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइंड एज, ऐसे सातों लिख लो। देखो, लिखते लिखते रहो, सुनते रहो, ये सातों लिख लो। इस चैप्टर में ना हम क्वांटिटी क्या होती है ये नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे व्हाट इज इल्यूमिनेस इंटेंसिटी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज करंट इसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे बस इस क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसकी यूनिट पढ़ रहे हैं। तो जो क्वांटिटी इस चैप्टर में आपको नहीं पता होगी उसका फॉर्मूला मैं बता दूंगा, जो आपके लिए नई होगी। वो क्वांटिटी क्या है उस चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे बस दो चीजें रिक्वायरमेंट है, अगर आपको किसी की यूनिट लिखनी है तो क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता हो, क्योंकि ये 7 की यूनिट हम याद कर लेंगे। जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर, उसको हमने 1 न्यूटन बोला, ऐसा ही माना, हालांकि न्यूटन को, न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उनको भी तो सम्मान देना, उनको भी तो कहीं फिट करना पड़ेगा ना। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने क्या बोल दिया, 1 न्यूटन बोल दिया, तो हम 1 न्यूटन ही बोलते हैं। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, एफ इज इक्वल्स टू एम ए से आया। तो यहाँ केवल फॉर्मूला पता हो तो हम यूनिट लिख लेंगे और डायमेंशन लिख लेंगे। लिख गई सातों, सबकी लिख गई, लिखो लिखो।
लिख गई? अगली लिख लो। नेक्स्ट लिखो, सेकंड नंबर डेराइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट लिखो डेराइव्ड क्वांटिटीज। ये क्या होंगी? जो किस पे? नहीं, जो डिपेंड होंगी किस पे? बेस क्वांटिटीज पे। तो लिखो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, these are physical quantities which depend on, these are physical quantities which depend on, these are physical quantities which depend on fundamental quantities, these are physical quantities which depend on fundamental quantities। बस, है ना? जैसे एग्जांपल कोई भी उठा लेते हैं, एक दो लिख लेते हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड किस किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ अपॉन टाइम, है ना? फोर्स की अगर हम बात कर लें तो फोर्स होता है क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो फंडामेंटल है, एक्सीलरेशन को फंडामेंटल में तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। यही तो आएगा भाई, स्पीड अपॉन टाइम ही तो होता है, और स्पीड क्या है? लेंथ अपॉन टाइम। तो कितना आ गया? लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर गया? मास, लेंथ, और कुल मिला के इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी, कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल में तोड़ना आना चाहिए। डायमेंशन हम वहीं से लिखेंगे। जैसे और बताओ, लिखते रहो, है ना? जैसे वेलोसिटी तो हो गई है, स्पीड। मोमेंटम की अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू वी। हो जाएगा। तो ये तो हो गया क्या? मास। और वी को क्या लिख दें हम? लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम। तो मोमेंटम किससे किससे मिलकर बना है? मास से, लेंथ से, और टाइम से। तो इनको क्या बोल देंगे हम? डेराइव्ड क्वांटिटी, सिंपल। तो बाकी उन सातों को छोड़ के बाकी सारी क्या कहलाएंगे? ये लिखना आना चाहिए, ठीक है? अभी थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है और मैं वो जानबूझ के फॉर्मूले लिख रहे हैं जो आपको आ रहे हैं, ठीक है? तो ये नहीं समझना ही तो क्या ही है। अभी जैसे ही डायमेंशनल एनालिसिस में पहुंचेंगे, चैप्टर का दूसरा सेक्शन फिजिकल क्वांटिटी के बाद यूनिट, तो उसमें जैसे डायमेंशन में पहुंचेंगे तो यही लिखना आना चाहिए। क्वेश्चंस इन्हीं से बनेंगे। कैसे बनेंगे देखेंगे। हो गया? अब जल्दी से लिख लो, जो सिस्टम ऑफ यूनिट हम यूज कर रहे थे उसकी कहानी लिख लेते हैं। प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बढ़ा दूं इसको आगे? लिखो लिखो। सबका नोट लिखो। प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिख लो। फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड। अच्छा, एक चीज और सुन लो, हमेशा के लिए आगे ध्यान रखना, नोट्स मैं जैसे लिखवा रहा हूं, जिस फॉर्म में लिखवा रहा हूं, उसी फॉर्म में नोट करने हैं। समझ गए ना? इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ लिया, 1 वीक या 1.5 वीक में कंप्लीट हो गया। आपको एग्जाम कब देना है? कब देना है? 2 साल बाद, ठीक है? 6 महीने बाद ये यहां से जाने लगेगा दिमाग से, क्योंकि 6 महीने बाद 6 चैप्टर और चढ़ जाएंगे दिमाग पे। समझ गए? तो और एग्जाम आपका कितने घंटे का है? इस 3 घंटे के लिए हम 2 साल पढ़ रहे हैं। 2 साल में जो दिमाग में आना, इस 3 घंटे में वहां एग्जाम में उड़ेल के आना, और सही उड़ेल के आना है, तभी तो सिलेक्शन होगा।
उसमें कौन काम आएगा? नोट्स। जब एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना है तो आपके नोट्स क्रोनोलॉजिकल वे में एकदम लिखे होंगे, तभी सारी चीजें आप दिमाग में फीड वैसे कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे आज तो पहली क्लास है ना, तो थ्योरेटिकल अभी ज्यादा है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको घर पे जाके रिवाइज करना पड़े। 2 से 3 क्लासों में आपको इतना काम मिलने लगेगा, इतने क्वेश्चन मिलने लगेंगे, ठीक है ना, जैसे ही हम एरर एनालिसिस और डायमेंशन एनालिसिस पे पहुंचेंगे। ठीक, तो क्लास हुई हर सब्जेक्ट के लिए, घर पे जाके उसको क्या करना है? रिवाइज करना है। जैसे आज पहली क्लास थी, अब ये रिवाइज करने में घर पे 10 मिनट लगेंगे अगर आपने सारी कहानी समझ रखी है। 10 मिनट में रिवाइज कर लिया, खत्म काम। अगले लेक्चर जब जाओगे तो ये नहीं कि वही रिवाइज कर रहे हो, स्टार्टिंग से पलटो। तो पहला वाला लेक्चर आपका कितनी बार रिवाइज हो गया? ठीक है, और वो वाला हो गया, मान लो 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। जब तीसरे लेक्चर में जाओगे तो फिर से स्टार्टिंग से पहला वाला जल्दी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हमें पढ़ा है, और जो हमने लेटेस्ट पढ़ा उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया। तो जब ये करते रहोगे तो दिमाग में चीजें बैठती रहेंगी। नोट्स, है ना, बीच बीच में मैं रेंडमली इसको चेक भी करूंगा। इसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करना है, समझ गए? तो जैसे बताया जा रहा है वैसे ही एज इट इज नोट करो, मैं सब कुछ वैसे ही यहाँ पे फॉर्मेट कर रहा हूं। ठीक, दूसरी चीज, आपको 2 नोटबुक अपने पास रखनी है। एक नोटबुक रहेगी क्लास नोटबुक, जो मैंने पढ़ाया। ठीक, अभी जैसे आज तो न्यूमेरिकल नहीं आए, है ना, नेक्स्ट टाइम से न्यूमेरिकल आएंगे। टॉपिक पढ़ाया उससे लेके जो भी 4-5 न्यूमेरिकल हम क्लास में करेंगे, समझेंगे। फिर उससे रिलेटेड होमवर्क आपको मिलेगा, मॉड्यूल से मिलेगा, है ना, एक्स्ट्रा सीट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक अलग कॉपी बनानी, जिसको हम बोलेंगे प्रैक्टिस नोटबुक। क्या बोलेंगे? क्योंकि फिर वही बात है, 2 साल बाद अगर हमारे पास चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रैक्टिस नोटबुक आपकी बहुत साफ सुथरी ऐसी हो, बस लिखा होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है, एक्सरसाइज फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऐसे। ठीक है, क्योंकि जब 12th में पहुंच जाओगे तो अगर 11th रिवाइज करना और आपने सारे सॉल्यूशन यहां बना रखे हैं, लिटरली बता रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा कोई भी, क्योंकि फिर रिवाइज करना क्या हो गया? आसान। इसको हम सबसे हल्के में लेते हैं, हम प्रैक्टिस करते कहीं पे भी कर लेंगे, उसको रफ नोटबुक बोल देंगे। भाई एग्जाम में तो यही आने, उसको रफ बोल देंगे, पेज में सॉल्व कर लेंगे, उसी बुक में सॉल्व कर लेंगे, कॉपी के पीछे वाले पन्ने में सॉल्व कर लेंगे। और जब हम चौथे 5वें चैप्टर पहुंचेंगे, पहले चैप्टर के सॉल्यूशन कहाँ है ही नहीं। समझ गए? तो उसको भी एक प्रैक्टिस नोटबुक आपको सेपरेट रखनी है, और उसमें बस सॉल्यूशन सबके होने चाहिए। समझ गए ये बात? ठीक, चलो लिखो, प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या लिखा हमने? वेरियस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड। जैसे पहला जल्दी से लिख लो, एफपीएस सिस्टम, बात कर लिया, आपको पता है ये, है ना। जैसे एफपीएस सिस्टम में लेंथ को हम किसमें मेजर कर रहे थे? हाँ, लिखते रहो, लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास पाउंड, टाइम सेकेंड, है ना। दूसरा सिस्टम सीजी, क्योंकि ये देखो पता होने चाहिए, ये क्यों पता होने चाहिए, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन पढ़ेंगे तो कोई भी क्वांटिटी आएगा, यंग्स मॉडुलस की इस वैल्यू को सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, यंग्स मॉडुलस की इस वैल्यू को एफपीएस से कोई नया सिस्टम बना देंगे, उसमें कन्वर्ट करके दिखाओ। तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया? सीजीएस। जो भी आपको लिखाया बताया जा रहा है एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सीजीएस में लेंथ किसमें मेजर कर रहे हैं? सेंटीमीटर। मास, बोलो भाई, ग्राम। और टाइम सेकेंड। अरे देखो, टाइम सब सेकंड में मेजर कर रहे थे, और एसआई यूनिट भी टाइम की हमने क्या डिसाइड की? सेकंड ही डिसाइड की, है ना। और उसके बाद कौन सा बचा? एमकेएस। एमकेएस में लेंथ, एमकेएस में मास किलोग्राम, और एमकेएस में टाइम सेकेंड। ठीक है,
और उसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला चौथा वो कौन सा होगा? एसआई सिस्टम। इस पे हम बात करेंगे। लिखिए, जल्दी लिखो। समझ में आए? लॉजिक समझ में आए? जो जो हमने पढ़ा कि यूनिट हम यूज कर रहे थे, यूनिट का मतलब क्या है ना? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? मेजरमेंट सुनते आ रहे थे, मेजरमेंट का मतलब क्या है? समझ में आया? ठीक है, अब हो गया नोट सबका? किसी का रह गया? लिख लो अगला चौथा, एसआई सिस्टम। है ना? ये इंटरनेशनल सिस्टम है। चीजों को देखो, जब तक स्टैंडर्डाइज्ड नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। जैसे एक और एग्जांपल लो, मैं एग्जांपल सारे आपको लाइव में फिजिक्स वाले ही देने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे जो सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की, कितना वोल्टेज होता है? पता है आपको? हाँ। कितना होता है? नहीं, अधूरा है। ऐसे लिखते हैं इसको, सुना है कभी? 220 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है। कैसा वोल्टेज है? पढ़ेंगे 12th में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 50 हर्ट्स क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? यूएसए में जो सप्लाई है वो कितने की है? 60 हर्ट्ज की। और कोई लॉजिक नहीं है इसका, इसका कोई टेक्निकल लॉजिक नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कितना होता है? मतलब जहां जिस जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो फिक्स स्पीड से घूम रहा है। इंडिया में घूम रहा है 3000 आरपीएम से। एक मिनट में कितने चक्कर? 3000। तो वो फिक्स है, स्टैंडर्डाइज्ड है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? अब ये फिक्स है तो सारे ऑपरेटर्स हैं केवल इसके हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे। सारे ऑपरेटर्स इसके हिसाब से। दूसरा एग्जांपल, ये इसको क्या बोलते हो? ये सॉकेट। क्या बोला है? सॉकेट। ठीक है, कहीं पर भी इंडिया में सॉकेट लगाओगे अगर आप, तो कहीं कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसमें प्लग लगाओ तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, किसी में ये डिस्टेंस सबकी क्या होती है? और जितने भी प्लग बन रहे हैं उनकी भी डिस्टेंस क्या है? क्यों? हमने क्या कर रखा है? स्टैंडर्डाइज कर रखा है। क्या कर रखा है? प्रॉपर। है ना? अब ये हमारे अभी सिलेबस का नहीं है, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज की। इतना ही सर्टेन डिस्टेंस होगी प्लग की और इतनी सर्टेन डिस्टेंस होगी सॉकेट की। अब सारे मैन्युफैक्चरिंग इसी में होंगे, तो सारी चीजें क्या होती हैं? ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम ने हमने किसको इसको शामिल किया? अभी तो बताया था किस किस को। 7 तो फंडामेंटल उठा ली, लिख लो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री। क्या होती सप्लीमेंट्री अभी बात करेंगे। और इनको फंडामेंटल से अलग क्यों रखा विचारों को, ये भी बात करेंगे। 7 ऐसे क्वांटिटी की जगह यूनिट लिख लेना, ज्यादा अच्छा लगेगा। 7 फंडामेंटल यूनिट्स, क्वांटिटी तो ऊपर लिख चुके हैं, एंड 2 सप्लीमेंट्री units are used for measurement in are used for measurement in SI system. 7 fundamental units and 2 supplementary units are used for measurement in SI. ठीक है ना? SI सिस्टम या SI यूनिट, मेजरमेंट इन SI यूनिट। ठीक है ना? अब इसकी कहानी, इसके बाद की कहानी हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ गए? यहां तक समझ में आया? पहले ही बताओ, समझ में आया? तो आज थ्योरेटिकल ज्यादा था, न्यूमेरिकल आज नहीं थे। है ना? और ये हर चैप्टर में रहेगा। जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो पहले हम उसके
कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो 1 या 2 दिन न्यूमेरिकल्स कम आएंगे। नेक्स्ट टर्न पे एसआई सिस्टम पे पहुंच गए, नेक्स्ट टर्न पे हम समझेंगे डायमेंशन। क्या समझेंगे? और डायमेंशनल एनालिसिस से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। समझ गए? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो, थैंक यू।